नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन योगियों के पास ऐसा क्या ज्ञान था जिसने उन्हें न सिर्फ शारीरिक सिद्धि दी बल्कि मन, प्राण और चेतना पर असाधारण नियंत्रण भी दिया। आज हम उसी गहन और दुर्लभ ज्ञान की ओर चलेंगे, हठ रत्नावली के प्रथम अध्याय की यात्रा पर। हठ रत्नावली के रचयिता श्रीनिवास योगी हैं। वे थे वेद, वेदांत, तंत्र, सांख्य, न्याय, व्याकरण और योग इन सभी शास्त्रों के गहन ज्ञाता। वे स्वयं को सकल हठ योग प्रवर्तक कहते हैं और बताते हैं कि उन्हें प्रेरणा मिली स्वात्माराम, जो कि हठ प्रादीपिका के रचयिता थे। लेकिन कई स्थानों पर उन्होंने उनके विचारों पर आपत्तियां भी उठाई और उनको क्रिटिसाइज भी किया। श्रीनिवास कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग योग के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। कोई योग को केवल प्राण अपान का मिलन कहता है, कोई जीव परमात्मा का मिलन कहता है, कोई केवल आसन कहता है, परंतु वे स्पष्ट कहते हैं योग का वास्तविक स्वरूप है चित्त वृत्ति निरोध, यानी मन की चंचलता का शांत हो जाना। और इसी समझ को स्थापित करने के लिए वे महायोग के 4 रूप बताते हैं। मंत्र योग पहला है मन और प्राण के संयोग द्वारा मंत्र को शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करने की साधना। दूसरा है लय योग, एक विशेष आंतरिक संकेत के द्वारा चिंतन का लय में विलय हो जाना। यह संकेत भ्रूमध्य के पीछे वाले भाग में ध्यान को स्थिर करता है। तीसरा है राजयोग, प्राण ऊपर उठकर मस्तक में स्थित आकाश पदम में स्थापित होता है। यहाँ समय, स्थान और अहम भाव सब लीन हो जाते हैं। चौथा है हठ योग, सूर्य यानी कि पिंगला और चंद्र यानी कि ईड़ा का संतुलन। इसकी विधियां हैं शुद्धिकरण यानी कि कर्म, मुद्राएं, कुंभक और 84 आसन। दोस्तों, हठ रत्नावली के पहले अध्याय का मुख्य भाग है अष्टकर्म, जहां हठ प्रदीपिका में षट कर्म यानी कि 6 षट कर्म दिए गए हैं। वहीं श्रीनिवास कहते हैं कि उनकी गुरु परंपरा में 8 शोधन प्रक्रियाएं हैं। इन 8 में सबसे महत्वपूर्ण है चक्री कर्म और यही हठ रत्नावली की सबसे बड़ी विशेषता है। अंगुली के आधे भाग को गुदा में डालकर उसे घुमाया जाता है जब तक गुदा का द्वार पूरी तरह ढीला ना हो जाए। इसे चक्री कर्म कहते हैं। यह पेट को घुमाने वाली क्रिया नहीं है, यह एक अत्यंत सूक्ष्म, उन्नत और आंतरिक शुद्धिकरण क्रिया है जिसका उद्देश्य मूलाधार क्षेत्र की शुद्धि, गुदा स्फिंक्टर मसल्स की शिथिलता, अग्नि का प्रज्वलन, मल दोषों का नाश। आगे श्रीनिवास जी कहते हैं सभी कर्मों में यानी कि सभी अष्ट कर्मों में मैं चक्री कर्म को सर्वाधिक महत्व देता हूँ। जल बस्ती में चक्री कर्म का प्रयोग, वे कहते हैं कि उनकी परंपरा में नली डालने की बजाय चक्री कर्म का प्रयोग जल भीतर खींचा जाता है। आइए दूसरे शोधन के बारे में बात करते हैं। नौली, जिसके 2 भेद हैं, बाह्य और अंतर्नौली। अंतर्नौली को श्रीनिवास जी अपनी परंपरा का कौशल बताते हैं। ऐसे ही बस्ती 2 परंपराएं हैं। कापालिक परंपरा में नली का प्रयोग किया जाता है और चरपट परंपरा में नली के स्थान पर चक्री कर्म का प्रयोग किया जाता है और ये जानकारी अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे ही नेति के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नेति का तरीका बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर दोनों नथुनों में लंबी सूत्र डालकर एक साथ घर्षण किया जाता है। कपाल भस्त्रिका, इसमें तीव्र उच्छ्वास के साथ सिर को दाएं बाएं हिलाया जाता है। अगला है गज करनी। दोस्तों, यहाँ साधारण जल नहीं प्रयोग किया जाता बल्कि नारियल जल या गुड़ मिश्रित जल का उपयोग बताया गया है। ऐसे हठ रत्नावली में शोधन कर्मों का चक्रों से सीधा संबंध बताया गया है। जैसे कि चक्री कर्म से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, वज्रौली से स्वादिष्ठान चक्र, नौली से मणिपुर चक्र, धोती से अनाहत और विशुद्धि चक्र, नेति और टाटक से आज्ञा चक्र, बस्ती से और कपालभाति से सभी चक्रों की शुद्धि होती है। यह चक्र शुद्धि का मैप अन्य ग्रंथों में लगभग नहीं मिलता है। श्रीनिवास बताते हैं योगी के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो हल्का, सात्विक और पचने में सरल हो। वो यह भी बताते हैं झोंपड़ी कैसी हो, किन वस्तुओं से बचना चाहिए और कौन सी आदतें
योग सिद्धि में बाधा डालती हैं। अंत में वे महान योग की सूची देते हैं जो मृत्यु पर भी विजय पा गए। तो दोस्तों, पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हठ योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर, प्राण, मन और चक्रों की गहरी और वैज्ञानिक तैयारी है, जिससे साधक राजयोग और समाधि के मार्ग पर स्थिरता से आगे बढ़ सके।